इंडिया को आज द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। एंगस मेडिसन जैसे कुछ इकोनॉमिक हिस्टोरियन का मानना है कि हमारी जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी की 24.4% थी 1500 सदी तक, लेकिन उसके बाद इंडिया में कुछ ग्रो नहीं हुआ क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दी। पर मिस्टर मेडिसन उस वक्त तो हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में फैला हुआ बिजनेस था। बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एक्सेट्रा रीजन में बसा हुआ टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन एक्सेट्रा का जमा हुआ बिजनेस था। इतना ही नहीं, आज से करीब 700 साल पहले जब इटालियन मर्चेंट मार्को पोलो इंडिया आए थे, तब उन्होंने इंडिया को दुनिया की सबसे धनी और सुंदर देश कहा था। ये भी कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोती और दूसरे जेम्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया में पहले कितनी वेल्थ थी इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1600 सदी में मुगले आजम अकबर को हर साल 17 मिलियन पाउंड का टैक्स मिलता था और 1700 सदी में औरंगजेब को 100 मिलियन पाउंड का टैक्स मिलता था, जबकि उसके 150 से 200 साल के बाद भी ब्रिटेन के पास कुल मिला के सिर्फ 16 मिलियन पाउंड थे। 100 मिलियन पाउंड को अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 2023 में कैलकुलेट करें तो ये बनता है 1,35,827 करोड़ 34,16,493 रुपीज। अब अगर इतना पैसा आपके पास आ जाए तो आप किंग चार्ल्स को भी बेगर कर सकते हो उनका बकिंगम पैलेस खरीद के। लेकिन फिर सवाल आता है कि हमारी इकोनॉमी इतनी गिर कैसे गई, और इसीलिए आज हम शुरू से लेके 2023 तक हर एक साल को एनालाइज करेंगे और ये जानेंगे कि किस पीरियड में एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमी गिरी है। इन करीबन 2300 सालों को हमने 6 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है मॉडर्न पीरियड 321 से 185 बीसी। सेकंड है गुप्ता पीरियड 300 एडी से 800 एडी। थर्ड है सल्तनत पीरियड 1206 एडी से 1526 एडी। चौथा है मुगल पीरियड 1526 से लेके 1857 एडी। पांचवा है ब्रिटिश या फिर कॉलोनियल पीरियड 1857 से 1947 एडी। और फाइनली पोस्ट कॉलोनियल पीरियड 1847 से आज तक। तो देखते हैं किस किस टाइम में हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मौर्यन पीरियड से। मौर्यन पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से पहली बार ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को एक ही शासन के अंदर लाया था। नॉर्थ में हिमालय से लेके ईस्ट में असम तक, वेस्ट में बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक मौर्यन एम्पायर एक्सपेंडेड था। द ग्रेट अशोका के टाइम में मौर्यन एम्पायर के अंदर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जबकि अभी इसका सिर्फ 60% एरिया ही हमारे पास है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी रिवर्स हैं। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मौर्यन रूलर्स ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। कई जगहों पर फॉरेस्ट को हटा के एग्रीकल्चर फील्ड्स बनाई गई और अच्छी इरिगेशन के लिए डैम्स और रिजर्वायर्स भी बनाए। एग्रीकल्चर के साथ साथ कैटल और डायरी फार्म्स भी बनाए गए। श्रीलंका, इजिप्ट और ग्रीस जैसे देश के साथ इंडिगो, मेडिसिनल सब्सटेंसेस, कॉटन और सिल्क का फॉरेन ट्रेड भी चलता था। देखिए, किसी भी देश को अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा, और चाणक्य तो इसमें अच्छे थे ही। इसलिए मौर्यन रूलर्स इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझते थे और अपने एम्पायर में पूरा टैक्सेशन सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया था। मौर्य एम्पायर को लैंड टैक्स, टोल टैक्स, हर प्रोफेशन के लोग जैसे कि फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, हर्ड्समैन एक्सेट्रा सब टैक्स देते थे, जिसे आज की टर्म्स में हम प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। इस हिस्ट्री से इतना तो समझ आता ही है कि मौर्यन पीरियड में इंडिया के पास एक वेल कंस्ट्रक्टेड इकोनॉमिक सिस्टम था। एग्रीकल्चर था, क्राफ्ट्स थे और इवन फॉरेन के लोगों के साथ ट्रेड भी हो रहा था। तो इस टाइम में तो हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी थी। नेक्स्ट आता है गुप्ता पीरियड। इस एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे समुद्रगुप्त, जिसे हिस्टोरियन एवी स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन कह के बुलाया था। समुद्रगुप्त ने विंध्या रेंज से लेके हिमालयन रेंज तक अपना एम्पायर स्प्रेड किया और साउथ इंडियन एम्पायर्स पर भी धर्म विजय हासिल की, जिसका मतलब है कि बिना कोई वॉर लड़े सारे साउथ इंडियन किंगडम्स ने समुद्रगुप्त की सुपरमेसी मान ली थी। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और साइंस इन सभी फील्ड में इंडिया बहुत आगे बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, गुप्ता पीरियड में ही आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था कि अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर और सूरज के चारों तरफ घूमता है, और उन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था। आर्ट में टेराकोटा यानी फायर क्ले के बर्तन, स्टोन और मेटल क्राफ्ट का भी काफी डेवलपमेंट हुआ। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हमारा ग्रेट एडवांसमेंट हुआ फॉरेन ट्रेड में, जैसे कि उस वक्त इंडिया ईस्ट कोस्ट से नॉर्दर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर रहा था, और वेस्ट कोस्ट में मेडिटेरियन रीजन और वेस्टर्न एशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा था। सेंट्रल एशिया तो खालिस्तान, जो कि आज का अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, काराकोरम रेंज और कश्मीर के रूट से चाइना के साथ भी ट्रेड चल रहा था। सदर्न इंडिया में मिला तंग डायनेस्टी का कॉइन और चाइना के कैंटन में मिला गुप्ता पीरियड का कॉइन,
इस बात का सबूत है। उस वक्त कोई IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो थी नहीं, इसलिए उस टाइम एग्जैक्टली हमारी GDP क्या थी इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन एंगस मेडिसन जो जाने जाते हैं पूरी वर्ल्ड की GDP को कैलकुलेट करने के लिए 1 AD से आज तक, उनके अकॉर्डिंग 1 AD में इंडिया और चाइना का पर कैपिटा GDP $450 था, यानी चाइना और इंडिया की GDP उस वक्त ऑलमोस्ट इक्वल थी। इसके बाद आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता एम्पायर के खत्म होने के बाद करीब 400 साल तक इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं बन पाया, लेकिन पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि इंडिया सोने की चिड़िया है और इसीलिए इस चिड़िया को लूटने के लिए सारे इन्वेडर्स आने लग गए। पहले आए मोहम्मद बिन कसीम, फिर मोहम्मद गजनी और आखिर में मोहम्मद गौरी। इंडिया के पास उस वक्त कितना पैसा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद गजनी ने 18 बार इंडिया को अटैक किया और सिर्फ सोमनाथ टेम्पल से ही उन्होंने 20 लाख दिनार को लूटा, जिससे अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट ना भी करें तो भी यह अमाउंट बनता है 53 करोड़ 85,82,630 रुपीस। और आप सोच सकते हैं कि कंपाउंड करके ये अमाउंट कितना बनेगा। लूट मार का ये दौर चलता रहा जब तक 1206 AD में स्लेव डायनेस्टी नहीं आई। इसको स्लेव डायनेस्टी या दासों की डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐकब एक दास हुआ करते थे मोहम्मद गौरी के। नेक्स्ट आता है सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड जाना जाता है 5 मुस्लिम डायनेस्टीज के नाम से। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी और फिफ्थ लोडी डायनेस्टी। सुल्तानों के आने से पहले ही राजपूत और तोमरों ने दिल्ली को अपना कैपिटल बना दिया था और एक कमर्शियल सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था। इंडियंस के साथ बेशक कुछ हो रहा हो, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सल्तनत पीरियड इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में खोज, इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के एक्सपेंशन के लिए। ये लोग सारा ट्रेड करते थे सी रूट्स के जरिए। कैम्बे और मलबार कोस्ट से ईरान, येमेन और ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेडिंग चलती थी। ट्रेड किया जाता था कॉटन और लाइनन के कपड़े, कारपेट्स, ड्रग्स, जेम्स और पर्ल्स के लिए। इंपोर्ट में आता था कॉपर, क्विक सिल्वर, रोज वाटर, गोल्ड, सिल्वर, वुलन्स, कलर्ड वेलवेट्स और एलम एंड सैफरन। इस टाइम पर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए गए। गोल्ड कॉइन्स होने का मतलब था कि एम्पायर इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। सल्तनत पीरियड में इंडियन एग्रीकल्चर में पर्शियन व्हील देखने को मिले, जिससे सिंचाई अच्छी होने लगी। इसकी वजह से जो कैश क्रॉप थी, यानी वो फसल जिसे विदेश में दे के पैसा आता है, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। मुस्लिम ट्रैवलर इब्न बतूता जो कि उस वक्त इंडिया आए थे, उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी इतनी फर्टाइल है कि इसमें साल में 2 बार राबी और खारिफ की खेती की जा सकती है और 3 बार चावल बो जा सकते हैं। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके बाद आता है मुगलों का दौर और ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के टॉप पर था। मुगल रूल के इस कामयाबी का रीजन था इसका विशाल आकार, जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ एशिया था। अफगानिस्तान से लेकर बे ऑफ बंगाल और गुजरात से लेकर नॉर्दर्न डेक्कन तक अकबर का ही एम्पायर फैला हुआ था। और इसी के साथ मुगलों ने पूरे रियासत में यूनिफॉर्म कस्टम और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट किया। इस वक्त इंडिया की GDP वर्ल्ड की GDP की 24.3% थी। यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। अकबर ने अपने ब्रिलियंट पॉलिटिकल डिसीजन से इकोनॉमिकली मुगल एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया। अकबर को पता था कि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी है तो एम्पायर को पहले पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स के ऊपर से पिलग्रिम टैक्स को हटाया, जिसकी वजह से हिंदू अगर अपने धर्म स्थल पर जाते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राजपूत राजाओं को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने उन्हें अपनी टेरिटरी रखनी थी, बदले में उन्हें अकबर को बादशाह मानना था और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी सेना देनी थी। राजपूतों के साथ अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए उन्होंने मेवाड़ के राजा बिहारीमल की बेटी जोधाबाई के साथ शादी कर ली। उस वक्त अकबर के मर्चेंट नेवी में 40,000 जहाज थे, जिसकी वजह से सल्तनत पीरियड से चलती आ रही फॉरेन ट्रेड बरकरार रही। वापस आते हैं मेडिसन साहब की कैलकुलेशंस पर, जिनके मुताबिक 1600 AD में इंडिया की GDP $74,250 मिलियन थी, जबकि उसी टाइम पर पूरे वेस्ट यूरोप की GDP सिर्फ $65,955 मिलियन थी। मेडिसन साहब के कहे मुताबिक अगर इंडिया में इंडस्ट्री थी ही नहीं तो ये GDP कहां से आई, और अगर इंडिया में इंडस्ट्री थी ही नहीं तो सल्तनत पीरियड से मुगल पीरियड तक इंडिया एक्सपोर्ट कैसे कर रहा था। अब मेडिसन साहब ब्रिटिश थे तो शायद कंप्लीटली अनबायस्ड नहीं रह पाए। वो ये बताना भूल गए कि इंडिया में बीच में ब्रिटिश भी तो आए थे ट्रेड करने के लिए। ब्रिटिश पीरियड ही वो पीरियड है जब हमारी सारी GDP डिक्लाइन हुई। ब्रिटिश पीरियड 1757 टू 1947 AD। ब्रिटिशर्स 1600 AD में इंडिया में आए थे एज अ ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के भेष में, लेकिन उनकी नजर सिर्फ हमारी बेशुमार दौलत पर थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हमारे देश में इंडस्ट्रीज थी और फॉरेन ट्रेड चल रहा था। यह हमें इसीलिए पता है क्योंकि इंडिया में कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स, शुगर, जूट, डाई स्टफ, मिनरल और मेटेलिक प्रोडक्ट जैसे कि आर्म्स, मेटल की चीजें वगैरह, ये सब मैन्युफैक्चर होती थी बंगाल के ढाका और मुर्शिदाबाद में, बिहार के पटना, गुजरात के सूरत और अहमदाबाद और मध्य प्रदेश की चंदेरी में। इतना ही नहीं, यूपी के जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ और आगरा में हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी। महाराष्ट्र, आंध्रा और बंगाल सेंटर था शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का। अब देखते हैं ब्रिटिशर्स ने इन इंडस्ट्री का किया क्या।
पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इंडिया में बनी टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट से जैसे कि मैनचेस्टर और पेस्ली से 50 से 60% सस्ती थी। ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो उन्होंने भारतीय टेक्सटाइल्स पर 70 से 80% ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल का प्राइस इंक्रीज करना पड़ा और यूरोपियन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने लगी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ भी यही किया गया। सल्तनत और मुगल पीरियड के जो रूलर्स थे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा देते थे, बट ब्रिटिशर्स ने इस इंडस्ट्री को इग्नोर किया और अपने प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लाने लगे। साथ ही में जो इंडियंस बाहर से पढ़कर इंडिया आए थे वो यूरोपियन स्टाइल को ही अच्छा मान रहे थे। एज ए रिजल्ट इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बंद हो गई। इन शॉर्ट, इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब है कि उन्होंने यूरोपियन ट्रेडर्स से ऑलमोस्ट 0% टैक्स लिया, जबकि इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए। कॉटन इंडिया का मेन एक्सपोर्ट आइटम हुआ करता था और 1813 में कॉटन का टोटल एक्सपोर्ट 2 मिलियन पाउंड के बराबर था, जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद पूरा का पूरा खत्म हो गया। नोटेबल हिस्टोरियन आरसी दत्ता का कहना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनकी इन नीतियों की वजह से जो इंडिया का रॉ मटेरियल है, मसाले हैं और दूसरी चीजें थी जो कि इंडिया का मेन एक्सपोर्ट मटेरियल था, ब्रिटिशर्स ने उस पर अपना कब्जा जमा दिया और ये सब सामान बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने लग गए। इसके अलावा जो इंडियन से ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसे इंडिया के डेवलपमेंट में खर्च करने के बजाय उसे यूरोप में अपनी लड़ाइयों के लिए यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया से $20 बिलियन निकाले गए इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी डबल प्रॉफिट कमाने के लिए पहले हमारे से ही टैक्स लेती थी और उसी टैक्स में से इंडियन प्रोड्यूसर्स को कुछ पे कर देती थी, यानी उनकी कुछ पेमेंट नहीं जाती थी। इसके अलावा इंडिया से सामान इंग्लैंड में शिफ्ट होता था और इंग्लैंड से बाकी देशों में डबल प्राइस पे उसे बेचा जाता, यानी कि डबल प्रॉफिट। इसके साथ यहाँ चोरी किया गया सामान तो था ही, जैसे कि कोहिनूर, टीपू सुल्तान की अंगूठी, इवन की शाहजहां के वाइन कप्स। तो फिर ये एग्जैक्टली हमें लूटा कितना गया है? जाने माने इकोनॉमिस्ट उत्साह पट्टाई की रिसर्च बताती है कि 1765 से 1938 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया से $44.6 ट्रिलियन निकाले। ये इतना पैसा है कि जो कि इंग्लैंड की एनुअल जीडीपी से आज भी 17 गुना ज्यादा है। पर यहाँ पर लूट की कहानी खत्म नहीं होती। केजीएफ मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी। मूवी की कहानी फिक्शनल है, पर केजीएफ ये जगह हकीकत है। केजीएफ का मतलब है कोलर गोल्ड फील्ड, जो बैंगलोर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के बाद ये जगह ब्रिटिशर्स के हाथ आई। उसके बाद 121 साल तक ब्रिटिशर्स वहां से सोना उठाते रहे। माना जाता है कि 30,000 इंडियन लेबर्स की मदद से 900 टन गोल्ड निकाला गया और ब्रिटिश भेजा गया। 900 टन गोल्ड, जो कि आज की डेट के मुताबिक 5427566487000 रुपीज है। इतने पैसे से आप मुकेश अंबानी की एंटीला जैसी 36 बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं। क्यों लग रहा है ना कि कोहिनूर तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त तो नेचर ने भी ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया। 1760 से 1943 एडी तक इंडिया को 12 बार मेजर सूखे का सामना करना पड़ा। 12 बार अकाल आने की वजह से 85 मिलियन इंडियंस की डेथ हुई और ऑलमोस्ट ना के बराबर खेती। इन सब वजह से इंडियन की इकोनॉमिक सिचुएशन और भी खराब हो गई। इसका असर देखा गया था जीडीपी पर। 1700 एडी में जिस देश की जीडीपी वर्ल्ड की 27% जीडीपी थी, वो 1950 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 3% रह गई। और ब्रिटिशर्स ने ये जो डिस्ट्रक्शन करी, इसे उन्होंने नाम दिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इकोनॉमिक हिस्टोरियन जैसे कि पॉल बेरोक का कहना है कि 1800 एडी में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था 19.7 जीडीपी पर कैपिटा, जो 1860 में घट के 8.6 जीडीपी पर कैपिटा हो गया और 1913 में ये और भी घट के सिर्फ 1.4 जीडीपी पर कैपिटा रहा। आखिर में जब इंडिया को ब्रिटिशर से छुटकारा मिला तो 1947 तक पहुंचते पहुंचते हमारी जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का सिर्फ 2% हिस्सा रह गई थी। शायद अब हमें समझ आया होगा कि इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुआ कैसे। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड 1947 टू 2023 एडी। इंडिपेंडेंस के बाद इस सिचुएशन को संभालने के लिए बैक टू बैक 5 ईयर प्लानिंग की गई। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स पर जोर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान और चाइना के साथ चलते बॉर्डर टेंशन की वजह से इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। 1965 की इंडो पाक वॉर में इंडिया का डिफेंस बजट $2.13 बिलियन पहुंच गया था, जो टोटल बजट का 3.87% था। साथ ही में हमारी इंक्रीज होती हुई पॉपुलेशन और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए और सरदर्द बन गया। फिर भी इस दौर में थोड़ी बहुत हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी, खासकर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिला। इंडियन इकोनॉमी में स्टडी ग्रोथ दिखाई देता है 1991 के बाद। ये वो टाइम था जब इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन का रास्ता लिया, जिसका सीधा असर एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पड़ा। 1992 में इंडिया की जीडीपी थी $267.52 बिलियन। वही जीडीपी लिबरलाइजेशन के बाद 2012 में इंक्रीज होके हो गई $1.85 ट्रिलियन।